नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो 8th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी चल रही थी उसके अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने जो अध्याय नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया था, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के प्लेलिस्ट में वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम किस एशिया महाद्वीप के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जानकारी देखेंगे कि यहाँ पे भूमि संसाधन और यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे भौगोलिक रूप से। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा होता है जो है कुछ परिभाषाएं। तो पहले दे रखा है यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त के भीतर स्थित प्रदेश जहाँ जलवायु क्या होती है, अत्यधिक शीतल है और प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः काई तथा जो लाइकेन वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश से ट्रांसलेट किया हुआ है, तो लिचेन लिख दिया इसको है, तो लिए क्या होता है, लाइकेन होता है। ठीक है, तो ठंडा प्रदेश समझ गए होंगे आप। जैसे मान लो आप मैप में देखना चाहते हैं तो ये आपकी अर्थ हो गई, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पोल हो गया आपका, उत्तरी पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं कहाँ मिलेंगे आपको? आर्क, जो आपका यहाँ पे जो है उत्तरी ध्रुव सर्कल होता है ये। ठीक है, जो हाई लैटिट्यूड होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है हमेशा बहुत ही कम तापमान रहता है वर्ष भर। तो ऐसे में क्या होगी, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, इस एरिया की बहुत ही ठंडी होगी। और साथ में इस वाले एरिया में क्या होगी, जो वनस्पति होती है, तो इतना कम तापमान होने की वजह से जो है कोई भी जो वनस्पति ग्रो नहीं कर पाती है, उग नहीं पाती है। केवल जो काई होती है और जो लाइकेन होती है, ठीक है, काई, लाइकेन, मास, यही सब केवल यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, शंकुधारी वृक्ष या फिर वन। तो शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, देखा होगा आपने, पेड़ जो होते हैं इस टाइप के होते हैं ऐसे। ठीक है, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, इस टाइप से जो है नीचे की ओर क्या होती, झुकी होती है। क्यों झुक गई हैं? क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, जिन एरिया में पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में पेड़ उगते हैं वहाँ पे क्या होता है, बर्फबारी होती है। तो बर्फ क्या होते हैं, जो पेड़ की जो डालियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, उनके ऊपर इकट्ठा हो जाती है, जम जाती है। तो ऐसे में भारी होकर के क्या नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो लंबे समय तक ऐसे रहने पर जो पेड़ों की जो प्रजातियां जो हैं इस टाइप की बन जाती हैं कि उनकी जो पत्तियां होती हैं, जो डालें होती हैं, वो नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। तो वही लिखा हुआ, शीतल जलवायु में उगने वाले वृक्ष जिनमें शंकु होते हैं। शंकु का मतलब क्या होता है? शंकु आपका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शंकु। तो शंकु क्या होता है, इस आकार का होता है। तो ये पेड़ आपको देखने से लग रहा होगा कि इसी आकार का दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं। और पत्तियां जो होती हैं सुई जैसी होती हैं, यानी कि जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, बहुत ही नुकीली होती हैं। तो ये हो गई शंकुधारी वृक्षों की विशेषताएं। फिर टैगा टैगा क्षेत्र को देख लेते हैं। टैगा वन यहाँ पे पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो साइबेरिया में शंकुधारी वनों का जो प्रदेश है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टैगा प्रदेश बोलते हैं। स्टेपीज की बात कर लेते हैं। तो स्टेपीज क्या है, ये घास के मैदान होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। जो ठंडा एरिया है यूरोप का, वहाँ पे क्या है, स्टेपीज के जो है मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान जो होते हैं, छोटी छोटी घास होती है और वृक्ष रहित, यानी यहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत कम होती है तो घास ही उग पाती है, पेड़ों के लिए जो है वहाँ पे आदर्श स्थिति नहीं होती है। तो वृक्ष रहित भूमि जो मुख्यतः अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ पे लगभग वर्षा जो होती है वो 75 सेंटीमीटर से कम के आसपास होती है वर्षा। तो इसलिए जो है यहाँ पे घास उग पाती है और पेड़ों के लिए जो है कोई आदर्श स्थिति नहीं बनती है। इसलिए जो है वृक्ष बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही उग पाते हैं इस एरिया में। चलिए अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी जो है क्या है, वो एशिया का ही भाग है। इसलिए जो है ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपको हम यहाँ पे बताएंगे फैक्ट, उसको नोट कर लीजिएगा और बाकी चीज़ों को आप समझते रहिए, ठीक है। और अपना जो स्कूल एटलस जो आपके पास है उसको खोल कर साथ में पढ़िए, ताकि आप जो है चीज़ों को एटलस मैप में भी खोजिए।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एशिया जो है सभी महाद्वीपों में बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर कभी आपसे पूछा जाए, फैक्ट आता है एग्जाम में आपके कि सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। तो पहला फैक्ट आपका यहाँ से नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व के कुल भूभाग का क्या है, 1/3 भाग जो है एशिया है। तो विश्व में जितना टोटल जो लैंड एरिया है उसका 1/3 यानी कि 33% जो है कौन सा है, किसके पास है, वो अकेला एशिया महाद्वीप के पास है। ठीक है, तो एशिया में है पूरा 33 भाग। यह जो है इसका विस्तार की अगर बात कर लेते हैं तो 10 डिग्री दक्षिण से, तो आप मैप में देखेंगे आप तो 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 80 डिग्री उत्तर तक जो है अक्षांशों के मध्य क्या है स्थित है। तो ये इसका क्या हो गया, विस्तार होगा कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। इस प्रकार यह सर्वाधिक उच्च भागों से सर्वाधिक शीतल भागों तक फैला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या सबसे अधिक ऊंचाई के भाग भी पाए जाते हैं और सबसे ठंडे भाग भी पाए जाते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर जो है पृथ्वी के लगभग आधे भाग में क्या है विस्तृत है। तो इसका अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की अगर विस्तार की बात करते हैं तो क्या है लगभग जो है पृथ्वी के जो है आधे भाग में ये फैला हुआ है। तो बहुत ही बड़े भाग में ये क्या है फैला हुआ है। फिर यहाँ बताया हुआ है कि चित्र में जो है एशिया के 3 सबसे बड़े देशों को ढूंढना चाहिए आपको, ये काम दे रखा है आपका। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा बड़ा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। तो आपको काम दिया गया है। तो इससे पहले वाले जो हमने 6 और 7 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था एक ही देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप में, वो कौन सा है, रूस। ठीक है, तो रूस जो देश है जो वो दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, वही यहाँ पे दे रखा है। फिर कह रहा है कि कौन से देश जो है स्थल रुद्ध देश हैं। तो आप इसको मैप में देखिए कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं। अब स्थल रुद्ध को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड, यानी कि ऐसे देश जिनकी सीमाएं जो है किसी भी जो है समुद्री भाग से यानी समुद्र तट से नहीं लगती हैं, तो उन देशों के क्या बोलते हैं, स्थल रुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। वही आगे लिखा हुआ अर्थात जिनके तट जो है समुद्र से नहीं लगा है। तो ऐसे आप देशों को खोजिए, क्योंकि ऐसे देशों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, या फिर पूछेगा कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर किन देशों की सीमाएं जो है भारत से मिलती हैं, जापान, चीन और भारत की राजधानियों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इस बहुत ही आसान काम दे रखा है, ये सब चीज़ें आप जो है अपना होमवर्क में कर सकते हैं। फिर ऐसे 3 देशों के नाम बताओ जिनमें बड़े बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, यानी कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं वहाँ पे, तो उनकी पहचान करनी है। चलिए, ये तो आपके लिए हो गया काम। आप इसको एटलस में ढूंढिए और इसके आंसर्स को तलाशिएगा। अब देखते हैं आगे भूमि, यहाँ पे भूमि संसाधन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसी प्रकार की भूमि है, उसका विस्तार क्या है। ठीक है, तो भूमि में देखिए, तो यहाँ पे चित्र में भी आपको दिखाएंगे हम, इससे तुम्हें ज्ञात होगा, यानी चित्र में दिखाया गया है कि एशिया को जो है 5 प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि 5 जो है प्राकृतिक भागों में इसको हम भाग कर बांट सकते हैं। पहला क्या है, उत्तर के निचले मैदान। दूसरा क्या है, मध्य की जो है पर्वतीय पट्टी, जो पर्वतीय क्षेत्र होगा। फिर तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा आपका जो है दक्षिणी पठार, तीसरा आपका है दक्षिणी पठार। चौथा दे रखा है क्या, बड़ी नदियां घाटियां जो होती, नदी घाटी होती, उनकी बात। फिर 5वां भाग जो क्या है वो दक्षिण पूर्व तथा पूर्व एशिया के द्वीप समूह। तो हम मुख्य रूप से जो एशिया महाद्वीप को उनको जो है 5 जो है भौतिक प्रदेशों में जो है मुख्य रूप से उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। अब देखिए जो इससे ऊपर का 4 नंबर जो मैप दे रखा है, ठीक, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप दे रखा है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या दिखाया गया है, इसमें आपको दिखाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक जो है एशिया का विस्तार है। ठीक है, तो आप देखेंगे एशिया का विस्तार की अगर बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के ये पूरा जो एरिया है जो है, यहाँ से लेकर के जो है पूरा एरिया जो कहाँ तक, ये दक्षिण में लेकर जाएंगे आप
तो यहाँ तक जो है पूरा ये फैला हुआ है वो क्या है, एशिया ही पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये पूरा जो एरिया जो है पूरा 8 डिग्री दक्षिण तक जो है पूरा फैला हुआ है लगभग ये एशिया महाद्वीप। तो आप इसको देख सकते हैं मैप में, अपने स्कूल एटलस में देखिए, यहाँ पे सारे देशों के नाम देखिए आप उनके, और भारत को लेकर के देखिए भारत देश ये हो गया, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसको आप मैप में देखिए। ठीक है, चलिए अब आगे जो है आपका जो है 5 नंबर जो आपका मैप है। ठीक है, तो 5 नंबर मैप में जो देखिए दिखाया गया है यहाँ पे भौतिक विभाजन दिखाया गया है। ठीक है, प्राकृतिक विभाग है, यानी कि जो भौतिक विभाजन होता है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। एक्चुअली ये पुरानी एनसीईआरटी है तो इसमें जो इमेज है इतनी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बारी बारी से हम पांचों जो भौतिक विभाजन है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला क्या है, उत्तर के निचले मैदान। तो ये जाहिर सी बात उत्तर के निचले मैदान है, इसका मतलब क्या होगा, कहाँ पर इसकी लोकेशन होगी, उत्तरी भाग में होगी। तो एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग क्या है, एक विस्तृत निचला मैदान है। तो ध्यान रखिएगा निचला मैदान है, बराबर है और निचला यानी समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, कम है, जिसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं। तो आपको पता है साइबेरिया का मैदान कहाँ पे है, रूस में। रूस का जो उत्तरी भाग है वो क्या है, साइबेरिया का मैदान कहलाता है। ओब, येनेसी और लीना नदियां इस मैदान में दक्षिण से उत्तर को बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। तो यहाँ से फैक्ट नोट कर लीजिए, ओब नदी है, येनेसी नदी है और लीना नदी, तो 3 नदियां हैं। और ये कहाँ गिरती हैं, ये गिरती हैं आर्कटिक महासागर में। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां हैं जो हैं किस महासागर में या फिर सागर में गिरती है, उनको सुमेलित कीजिए, ऐसे आता है क्वेश्चन। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नदी जो है किस ओर बह रही है। तो अगर ये नदी उत्तर की ओर बह रही है तो कहाँ जाएगी, ये आर्कटिक महासागर में जाएगी। अत्यधिक शीतल ध्रुवीय क्षेत्रों से बहने के कारण इन नदियों के जो निचले मार्ग एवं मुहानों में कई महीनों तक क्या है, बर्फ जमी रहती है। तो आपको पता है जो उत्तरी ध्रुव के पास जो होगी नदियां वो कैसे होंगी, बहुत ही ठंडे जलवायु के कारण क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी। तो जब वो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं तो उस समय क्या होता है, सर्दियों के समय जो तापमान बहुत ही कम हो जाता है तो क्या हो जाती है, ये नदियां क्या होती है, जम जाती हैं। अतः ऊपरी भागों से बहकर आने वाला पानी यहाँ रुककर चौरस मैदान के एक विस्तृत भाग में फैल जाता है। अब आप सोचिए, अगर ये नदी आ रही है और आगे ये नदी जम गई, यहाँ पर ठंडे की वजह से ये जम गई और पीछे से क्या पानी आया जा रहा है, पानी आया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा फिर ये। ठीक है, तो वही है, तो फैल जाएगा, तो दलदली क्षेत्र बन जाएगा यहाँ पर और दलदल बना देता है। तो वही बना आगे, जाहिर सी बात है पानी जाएगा नहीं आगे, तो क्या हो जाएगा, आसपास फैल जाएगा और दलदल बन जाएगा। फिर दूसरा क्या है, मध्य की जो पर्वतीय पेटी है, तो ये क्या है, मध्य में जो है पर्वतीय पेटी, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, पर्वत पाए जाएंगे। तो उत्तरी निचले मैदान के दक्षिण में पर्वतों और पठारों की क्या है, एक विशाल पट्टी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, मध्य एशिया में जो है स्थित पामीर पठार एक पर्वत ग्रंथि बनाता है। ठीक है, यहाँ ग्रंथि का मतलब क्या होता है, एक पर्वत इधर रहेगा, एक पर्वत इधर रहेगा, एक पर्वत इधर रहेगा, एक पर्वत इधर रहेगा, तो यहाँ पे क्या बन गई, गांठ बन गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पामीर नॉट, क्योंकि नॉट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको गांठ। ठीक है, तो ये वही है कि जो पामीर का पठार है यहाँ पर, ठीक है, तिब्बत का पठार जो है, और ये एक पर्वत ग्रंथि यहाँ पे बनती है। ठीक है, इससे क्या है, कई पर्वत श्रृंखलाएं जो है विभिन्न दिशाओं में क्या है, फैली हुई हैं। तो जैसे मैंने चित्र में दिखाया गया है ऐसे ही जो है फैली हुई हैं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर जाने वाली 2 पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, एक तो ईरान हो गई, दूसरी क्या हुई, अनातोलिया के पठारों को क्या है, घेरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिम दिशा में ऐसे जाएगी ये, ऐसे इस टाइप से। फिर हिमालय, कराकोरम और कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पूर्व की ओर फैली हुई हैं, तो ये जो है पूरब की तरफ जाएंगी, ऐसे जाएंगी पर्वत श्रेणियां जो हैं। हिमालय और कुनलुन जो हैं के बीच स्थित
तिब्बत का पठार विश्व का क्या है सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। तो यहाँ से एक फैक्ट नोट कर लीजिए कि जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार है और बड़ा पठार भी है, बड़ा भी है और साथ में ऊंचा भी है। चलिए आगे फिर मानचित्र में दे रखा है, तो मानचित्र इतना क्लियर है नहीं, आप अपने स्कूल एटलस जो आपका है वहां पे आप देखिएगा, वहां पे आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है जो है अगला विभाजन जो है वो क्या है, दक्षिणी पठार है। ठीक है, दक्षिण का पठार। तो मध्यवर्ती पर्वतीय पट्टी के दक्षिण में कुछ पठार हैं जो अति प्राचीन चट्टानों के क्या है बने हुए हैं, बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं उनसे बने हुए हैं। इनमें क्या है अरब का पठार हो गया है जिसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। भारत का जो है दक्षिणी पठार होगा जिसको बोलते हैं भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं। फिर अगला शान का पठार है तथा यूनान का पठार है। ठीक है, तो ये क्या मुख्य पठार हो गए आपके। तो ये सारे जो है पठार आपको पता होने चाहिए कि कौन सा पठार कहाँ है। नेक्स्ट क्या है आपका बड़ी नदियों की घाटियां। अब यहाँ पे क्या है नदी घाटियों को देखेंगे हम। तो इन पर्वतों और पठारों से जो है बड़ी बड़ी क्या निकलेंगी नदियां निकलती हैं। नदियां हमेशा कहाँ से निकलेंगी, नदियां हमेशा ऊंचे वाले जो भाग होते हैं ऊंचाई के भाग होते हैं वहां से निकलती हैं। तो पर्वत होते वो भी ऊंचे होते हैं, पठार होते वो भी ऊंचे होते हैं, तो इन्हीं भागों से क्या है नदियां निकलती हैं जो विस्तृत उपजाऊ घाटियां बनाती हैं। तो नदी जहाँ पे बहेगी वो क्या होती है, वहाँ पे जो है उपजाऊ घाटियों का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि नदी हर साल जो है बाढ़ लाती है, तो जिससे क्या होते हैं नदी घाटियां जो है उनकी उपजाऊपन बनी रहती है। इनमें क्या है दजला फरात हो गई, तो ये नदियां हैं, दजला हो गई, फरात नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इरावदी हो गई, मेकांग नदी हो गई, सिक्यांग नदी हो गई। ठीक है, ये सारी नदियां हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे सिकांग के बाद यांगजी हो गई, कियांग है, हुआंग हो नदियों की घाटियां प्रमुख हैं। तो हुआंग हो वगैरह जो है नाम से स्पष्ट है चाइना की नदियां हैं ये। ठीक है, यह उपजाऊ घाटियां जो है विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र हैं। देखिए कहीं भी जो नदी घाटी होती है वहां पर ही जनसंख्या अधिक क्यों होती है, क्योंकि वहां पर क्या है फसल ज़्यादा उत्पादित हो सकती है, क्योंकि उपजाऊ जमीन है वहां पर। तो उपजाऊ जमीन होगी तो यहाँ वहां पे जनसंख्या के भरण पोषण के लिए क्या मिल जाएगा, अधिक फसल मिलेगी। ठीक है, अनाज उत्पादन होगा। इसलिए क्या है आप देखेंगे विश्व में कहीं पर भी जहां पर नदी घाटियां हैं, बहुत ही उर्वरक नदी घाटियां हैं, वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है दक्षिणी पूर्व तथा पूर्व एशिया के द्वीप समूह। अब हम आइलैंड की बात करेंगे, यानी साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के जो द्वीप हैं आइलैंड हैं उनकी बात करेंगे। तो इन द्वीप समूहों में हिंदेशिया, ठीक है, हिंदेशिया, फिलीपाइंस और जापान के द्वीप समूह क्या है प्रमुख हैं। इनमें क्या है अधिकांश द्वीप पर्वतीय हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति क्या है पर्वतों से हुई है। कैसे हुई है, मान लो सागर तल है, ठीक है, और सागर तल के जो निचले हिस्से में क्या है पर्वतों का मान लो निर्माण हुआ, और पर्वत इतने ऊंचे हैं कि उनका जो कुछ हिस्सा क्या है ऊपर निकल आया। ठीक है, जैसे अब भारत का अंडमान निकोबार हो गया, तो अब जो पानी से ऊपर निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, ये द्वीप बन जाएगा। ठीक है, पानी से ऊपर निकला हुआ हिस्सा है ये। और जो द्वीप होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, द्वीप वे कहलाते हैं जो चारों ओर से क्या होते हैं जल से घिरे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो पर्वत होते हैं उनकी चोटियां बाहर निकल आती हैं समुद्र तल से। आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नीचे एक बहुत विशाल पर्वत है। ठीक है, तो यही जो है क्या कहलाते हैं द्वीप कहलाते हैं। और मुख्य रूप से जो है ये किससे बने हुए हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है उससे बने हुए हैं। फिर कुछ द्वीप जो हैं ज्वालामुखी पर्वतों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कुछ द्वीप जो है वहां पे क्या है ज्वालामुखी घटना हुई होगी, उसके परिणाम स्वरूप जो है उनका निर्माण हुआ है। ये ज्वालामुखी पर्वत जो या तो सक्रिय हैं यानी एक्टिव हैं, यानी अभी भी उनमें से निकल रहा है। जैसे आप जो हवाई आइलैंड ले लेंगे, ठीक है, हवाई द्वीप जो है जो अमेरिका के प्रभुत्व में है, तो वहां पे क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है वो, वहां से अक्सर जो है उद्गार होता रहता है।
अथवा निकट भूतकाल में सक्रिय रह चुके हैं, या फिर इस कुछ समय, कुछ वर्षों, सैकड़ों वर्षों पहले जो है उसमें एक्टिविटी हुई होगी, ज्वालामुखी की एक्टिविटी होती रहती है। अब हम देख लेते हैं जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। जो एशिया महाद्वीप है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति वहाँ उगती है कैसी होती है। तो देखिए जैसी जलवायु होगी वैसी प्राकृतिक वनस्पति वहाँ पे होगी। तो एशिया एक विशाल महाद्वीप है। समुद्र तल से इसके धरातल की ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग स्थानों पर जो है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई भी भिन्न भिन्न है। अब मैदानी क्षेत्र होगा तो कम ऊंचाई वाला होगा, पठारी क्षेत्र है तो अधिक ऊंचाई वाला होगा, और पर्वतीय क्षेत्र है तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला होगा। इसी कारण एशिया की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में क्या है, विविधता पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है इस महाद्वीप पर। शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल जलवायु दशाओं में स्पष्ट अंतर यहाँ पे दिखाई देगा, आपको मैप में यहाँ पे दिखाई दिया है। तो हम बता देते हैं आपको, शीतकाल में क्या होता है। शीतकाल में मध्य एशिया के भागों में जो है तापमान जो है हिमांक से नीचे चला जाता है, यानी कि शीतकाल में जो है एशिया महाद्वीप जो है बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। और इस कारण जो है क्या है, इस कारण वायु जो है कैसी होगी, सिकुड़ने लगती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई महाद्वीप है, कोई स्थल भाग है, वो ठंडा होगा तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होगी तो क्या होगी, सिकुड़ेगी, यानी कि कंप्रेस होगी और भारी हो जाती है, ठीक है। ठंडी होगी हवा और भारी हो जाती है, परंतु यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। इस उच्च वायुदाब, परंतु यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, भारी हो जाती है, जिसके कारण क्या है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि हवा जो है ठंडी होगी, ठंडी होकर के नीचे बैठेगी, और नीचे बैठेगी तो जाहिर सी बात है इस एरिया में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से पवन बाहर की ओर चलने लगती है। तो हाई हवा, जो पवन होती है हमेशा कैसे चलती है, पवन चलती है हाई प्रेशर से चलती है लो प्रेशर, हमेशा ऐसे चलेगी, हाई प्रेशर से हवा चलेगी लो प्रेशर की ओर, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, स्थलीय पवन कहते हैं। स्थलीय भागों से आने के कारण यह शुष्क होती हैं। अब कोई भी पवन जो होती है वो शुष्क होगी या आर्द्र होगी, वो देखना पड़ेगा हमें कि पवन कहाँ से कहाँ की ओर चल रही है। अगर कोई समुद्री भाग है, मान लो ये समुद्री भाग है, इसके ऊपर से अगर पवन गुजरेगी तो क्या करेगी, वो इसके जो वाष्प होगी, जल वाष्प होगी, उसको ग्रहण कर लेगी वो, तो ये कैसी हो जाएगी, आर्द्र हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेट, आर्द्र हो जाएगी, या फिर इंग्लिश में बोल देते हैं वेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लो सतह है, स्थल भाग है, स्थल भाग के अगर ऊपर से पवनें चलेंगी तो क्या होगी, यहाँ पे कोई पानी का स्रोत तो है नहीं, तो ये कैसी रहेंगी, हमेशा शुष्क सूखी रहेंगी, क्योंकि पानी की क्या है, इसमें कमी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई पवनें, ठीक है। तो स्थलीय भागों से आने के कारण, स्थल भाग है, एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है, तो उसके ऊपर से जो पवनें चल रही कैसी हैं, स्थलीय हैं, शुष्क हैं, ठीक है। स्थलीय भागों से चल रही हैं तो शुष्क होंगी। तो ऐसे में क्या करती हैं, ये पवनें बारिश नहीं करेंगी, ध्यान रखिएगा। पवन बारिश कब करेगी, जब पवन कैसी होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए, तो वही लिखा हुआ है। फिर जब कहीं समुद्री भाग से गुजरते हैं तो नमी ग्रहण कर लेते हैं। अगर कहीं रास्ते में इनको समुद्री भाग मिल गया, कोई झील मिल गई, बड़ी सी नदी है वहां से, तो वहां पर से क्या मिल जाएगी, इनको आर्द्रता मिल जाएगी, नमी मिल जाएगी, तो और वर्षा कर देते हैं। तब ये तब क्या करेंगे, वर्षा कर देंगे पवनें ये। इनसे जापान हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों, भारत के दक्षिण पूर्व समुद्र तट और श्रीलंका में शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। जो स्थलीय पवनें ये चल रही हैं। फिर दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ भागों में क्या है, भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलने वाली पवनों से वर्षा होती है, क्योंकि भूमध्य सागर जो है, तो जो भूमध्य सागर जो है दक्षिण पश्चिम एशिया का जो भाग है, जैसे भारत का भाग हो गया, ठीक है, तो भारत का जो हिमालयी क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो इधर यहाँ पर आपका भूमध्य सागर यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से पछुआ पवनें चलती हैं सर्दियों में, और पछुआ पवनें जो है पश्चिमी दिशा में ऐसे चलती हुई पूरा यहाँ तक, यहाँ इस एरिया में बारिश करती हैं, ठीक है। यह चाहे आप ले लो पंजाब वगैरह ले लो, दिल्ली ले लो,
पश्चिमी यूपी ले लो, तो इन एरिया में जो है क्या यहाँ पे बारिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से पछुआ पवन चलती है ठंड के मौसम में, और भूमध्य सागर से जो है आर्द्रता ग्रहण करके ये यहाँ पर आकर के बारिश करती हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ग्रीष्म काल में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था शीतकाल में देखा हमने, अब हम देख लेते हैं ग्रीष्म काल में। तो ग्रीष्म काल में क्या है, एशिया का जो आंतरिक भाग जो है अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, लैंड एरिया जो होती है, लैंड का खास बात क्या होती है, लैंड की खास बात ये होती है वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो ठंड में क्या हो जाएगा, जल्दी से ठंडी हो जाएगी जमीन, जो भूभाग होता है, स्थल भाग होता है। और गर्मी में क्या जल्दी गर्म हो जाएगी वो। और पानी की खास बात क्या होती है, पानी जो होता है, वाटर होता है, वो क्या करता है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ग्रीष्म काल आ गया, तो जो एशिया महाद्वीप है पूरा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और वायु गर्म होकर क्या होगी, फैलती है, तो ऊपर की ओर उठेगी अब। ठीक है, गर्म होकर फैलेगी। इस प्रकार यह हल्की हो जाती है और इसलिए इस भाग में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर। ठीक है, जिससे क्या होगा, आसपास के महासागरों से जो इस समय अपेक्षाकृत क्या है अधिक ठंडे होते हैं, पवन इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। मान लो इधर कोई पानी है भरा हुआ है, तो यहाँ पर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, और ये लैंड एरिया है तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। महासागरों से आने के कारण ये एशिया के अधिकांश भागों में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगी, वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि पवनें कहाँ से आ रही हैं, महासागर के ऊपर से आ रही हैं। तो महासागर के ऊपर से आएंगे तो पवनें क्या करेंगी, बारिश करेंगी। चलिए फिर देखिए, एशिया में जो है वर्षा का वितरण क्या है, बहुत ही असमान है। यानी कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम होती है, कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उदाहरण की अगर बात करते हैं तो भारत का जो मासेन राम है, ठीक है, मासेन राम में जो है बहुत ही अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो है यहीं पे रिकॉर्ड की गई है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में है। ठीक है, इसके विपरीत क्या है, मरुस्थलीय भाग भी हैं, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। तो वही लिखा, जहाँ वर्षों तक पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ती है। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का जो है वहाँ की जलवायु से घनिष्ठ संबंध है। तो कहीं पर भी जब जाएंगे तो जो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, उसका वहाँ पे पाई जाने वाली जलवायु से क्या होगा, घनिष्ठ संबंध होगा ही होगा। जैसी जलवायु वैसी वनस्पति। एशिया के उत्तरी तट के सहारे टुंड्रा वनस्पति की पेटी है, यानी कि जो ठंडा इलाका है तो वहाँ पे कैसी मिलेगी वनस्पति, हमको टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। इस क्षेत्र की जो अधिकतर भूमि जो है वर्ष के अधिकांश समय में हिम से क्या होती है, ढकी रहती है, यानी हमेशा जो है बर्फ की चादर वहाँ पे आपको दिखाई देगी। ग्रीष्म ऋतु क्या है, छोटी होती है और कम ठंडी होती है। जाहिर सी बात है, ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु को जो अवधि होती है, जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और कम ठंडी होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से तो थोड़ा जो है सूर्य का प्रभाव रहता है थोड़ा उस समय में, ग्रीष्म ऋतु में तो थोड़ा सा जो है उसकी वजह से थोड़ा कम ठंडी होती है। यानी पहले क्या है, एक्सट्रीम ठंडी होती थी, एकदम बहुत ठंडी। ग्रीष्म ऋतु जब आएगी तब वहाँ पे थोड़ा सा ठंड में राहत मिलेगी लोगों को। वार्षिक वर्षा की अगर बात करते हैं वहाँ पर, तो इस एरिया में जो है वार्षिक वर्षा जो है, चलिए यहाँ पे दे रखा है, वार्षिक वर्षा जो इस एरिया में टुंड्रा प्रदेश में होती है वो लगभग कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर केवल होती है, बहुत ही कम। ठीक है, और मुख्यतः जो वर्षा होगी किस रूप में होती है, वो हिम के रूप में होती है, बर्फबारी के रूप में यहाँ पे वर्षा होती है। अति शीतल यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, एक्सट्रीम कोल्ड जलवायु होने के कारण जो पौधे लंबे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पौधे को ग्रो होने के लिए समय चाहिए, यानी कि उसको धूप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हो पाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इस एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो तो होते नहीं, कि ग्रो करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है, बहुत ही छोटा ग्रीष्म काल होता है और जलवायु कैसी बहुत ही ठंडी होती है। इस कारण क्या यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी मुख्य रूप से, तो काई होती है। ठीक है, काई जो देखा होगा आपने, और लाइकेन होता है, यहाँ पे लिचेन गलत लिखा हुआ है ये, तो लाइकेन होता है, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन और काई ही यहाँ पे उग पाती है मुख्य रूप से।
तो वही है, यहाँ की क्या है, मुख्य वनस्पति है। रेनडियर जो होता है, जानवर का नाम है रेनडियर, कुत्ते के जैसे दिखता है वो। तो रेनडियर यहाँ के क्या है, मुख्य पशु है। तो अगर आपने इसका फोटो कभी नहीं देखा है तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिएगा रेनडियर को, तो वहां पर आपको उसका फोटो दिखाई दे जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश के जो दक्षिण में, अब इसके टुंड्रा प्रदेश हो गया, उसके दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, शंकुधारी वनों। तो शंकुधारी वनों की विस्तृत पेटी है, जिसे क्या बोलते हैं, टैगा कहते हैं, यानी कि टैगा प्रदेश बोलते हैं इसको। यहाँ शीत ऋतु में क्या है, कड़ा जाड़ा यानी बहुत ही ठंडा होगा, और ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है, यानी थोड़ी सी जो है राहत मिल जाती है ठंड से। वार्षिक वर्षा की बात कर लेते हैं तो 25 से जो है 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। और जो मुख्यतः किस रूप में होगी, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में भी जो हिम के रूप में होती है, तभी तो शंकुधारी वन बनेंगे। जब उनके ऊपर, उनके पेड़ की जो पत्तियां हैं, डालियां हैं, उनके ऊपर बर्फ गिरेगी तो किसी आकार में, इस आकार में वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं पेड़। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप के पेड़ बन गए हैं वो। फिर वाष्पीकरण यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बारिश तो बहुत कम होती है और ठंडा भी अधिक है, लेकिन तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। क्योंकि वाष्पीकरण करने के लिए क्या होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। तो वाष्पीकरण यहाँ पे क्या होती है, वो कम होती है। तो वही है कि अगर वाष्पीकरण कम हो रहा है तो थोड़ी सी ही वर्षा जो है, जो वृक्ष हैं उनके उगने और बढ़ने के लिए क्या पर्याप्त होती है। बारिश कम होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण कम है, इवेपोरेशन कम हो रहा है। तो जो पानी पेड़ों को मिलता है वो हमेशा, यानी कि वृक्ष के लिए जो है साल भर अवेलेबल रहता है। इस क्षेत्र में क्या है, मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष। अब देखें, कहीं पर भी जो है ठंडा प्रदेश होगा तो वहां पे लकड़ी कैसी मिलेगी, मुलायम मिलेगी। गर्म प्रदेश होगा, लकड़ी कैसी होगी, कठोर होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, तो स्प्रूस हो गया, चीड़ हो गया। तो नाम आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्रूस जो पेड़ होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो टैगा वन पाए जाते हैं। चीड़, जो चीड़ की लकड़ी होती है वो कहाँ मिलेगी आपको, तो टैगा वनों से प्राप्त होती है वो। और इनका इस्तेमाल क्या होता है, जो मुलायम लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, कागज बनाने में होता है, इमारत बनाने में होता है। तो वही है, इमारत बनाने में, कागज की लुगदी और रेयन तैयार करने में इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। टैगा के जो वनों में समूर, समूर क्या होता है आपका, फर। जैसे आपने देखा होगा भालू होता है, तो भालू के ऊपर जो बड़े बड़े बाल होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, समूर बोलेंगे। तो जो फर वाले जो जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे लोमड़ी है, सेबल है तथा मिंक। तो ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो समूर होता है, फर होता है, ये क्या करता है, ठंड से बचाता है इनको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक ठंडी होती है। तो प्राकृतिक रूप से जो है इनको एक जो फर इनके ऊपर, शरीर के ऊपर पाया जाता है, तो जो इनको ठंड से क्या है बचाने में मदद करते हैं। वरना तो इतनी ठंड होती वहां पे है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ दक्षिण में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब इसके बाद क्या आएगा, टैगा वृक्ष हो गया। तो सबसे पहले टुंड्रा वृक्ष हुआ, फिर टैगा वृक्ष हो गया, फिर इसके बाद क्या मिलेगा हमें, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। और जिन्हें बोलते क्या है, स्टेपीज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेपीज है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड है ये। यहाँ जो है शीतकाल में कड़ा जाड़ा, ठंड बहुत अधिक होती है, और ग्रीष्म काल में काफी गर्मी पड़ती है। तो ठंडी भी है यहाँ पर और गर्मी भी है यहाँ पर। वर्षा की बात कर देते हैं तो 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है, यानी कम वर्षा हो रही है। और गर्मी भी अधिक हो रही है, तो वाष्पीकरण भी अधिक है। अब देखिए, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो पेड़ तो उग नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पेड़ों को ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या उगेगा, घास उगेगी। तो वाष्पीकरण अधिक होने के कारण नमी केवल घास उगने के लिए ही क्या है, पर्याप्त होती है, वृक्षों के लिए नहीं। ठीक है, बारहसिंघा इन घास के मैदानों का क्या है, प्रमुख पशु है। तो मुख्य रूप से अगर पूछा है कि इस एरिया में कौन से जो है जानवर रहते हैं, तो बारहसिंघा जो है यहाँ का मुख्य जानवर पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया, जो दक्षिण पश्चिम का एरिया हो गया और मध्य एशिया का हो गया, के विशाल भूभाग पर क्या मिलेंगे आपको, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मरुस्थल मिलेंगे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में अरब और थार के उष्ण मरुस्थल हैं। ठीक है,
तो आपने देखा होगा जो अरब प्रायद्वीप जो क्षेत्र है वो कैसा है, मरुस्थलीय है ना, डेजर्ट एरिया है वहाँ पर, ठीक है। और गर्म एरिया है यहाँ पर, तो गर्म मरुस्थल मिलते हैं। उत्तर में क्या है, गोबी और तिब्बत के शीतोष्ण मरुस्थल हैं। तो उत्तर में क्या है, गोबी हो गया, और तिब्बत का जो क्षेत्र हो गया वहां पे कैसा मरुस्थल मिलेगा, शीतोष्ण यानी ठंडा, ठीक है, टेम्परेट है यहाँ पे क्लाइमेट। पेड़ पौधों के लिए जो है अनुकूल दशाएं ना मिलने के कारण यहाँ छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ और कुछ निम्न कोटि की घासें ही उगती हैं। अब जाहिर सी बात, मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ बारिश तो होती नहीं है, बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं जो कम पानी में सर्वाइव कर लेती हैं, वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ऊंट हो गया, गधा हो गया, एक विशिष्ट प्रकार का छोटा हिरण और चीता इस प्रदेश के प्रमुख पशु हैं। तो यानी कि आपको पता ही ये होगा, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, ऊंट होता है, पाया जाता है मुख्य रूप से। और गधे जो होते हैं वो भी जो है कम पानी में ही सर्वाइव कर पाते हैं। फिर ऊंचे पठारी भागों में क्या पाया जाता है, याक। तो आपने देखा होगा कुछ मूवी वगैरह में, तो याक होता है एक जानवर का नाम है, वो क्या होता है जो ऊंचे पठारी भागों में पाया जाता है। ये कम पानी यानी कम वनस्पति में भी सर्वाइव कर लेता है, और ऊंचाई के भागों में भी आसानी से ये जीवित रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिणी हो गया और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। अब भारत भी तो है दक्षिणी एशिया में का हिस्सा है, तो यहाँ भारत में कैसी जलवायु है, मानसूनी है। इन प्रदेशों में अधिकांश वर्षा क्या है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो वो जो मानसूनी वर्षा की खास बात क्या होती है कि वर्षा जो होती है मुख्य रूप से कब होती है, वर्ष के 3 महीनों में संकेंद्रित होती है और गर्मी में होती है, ग्रीष्म काल में होती है। इसलिए शुष्क शीत ऋतु, अब यहाँ पे जब बारिश हो रही है गर्मी में, तो ठंडे में क्या होगी, शुष्क होगी यानी कि बारिश नहीं होगी। में यहाँ के वृक्ष क्या है, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब बारिश नहीं होगी तो पेड़ क्या करेंगे, अपने पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इन वनों में बहुत सी उपयोगी वृक्ष हैं, जैसे सागौन हो गया, साल हो गया, चंदन आदि मिलते हैं। तो यहाँ के क्या है, ये प्रमुख वृक्ष होते हैं मानसूनी वन में, ठीक है। हाथी क्या है यहाँ का, हाथी हो गया, और जो है अन्य जो है पशु जहाँ यहाँ के क्या है, मुख्य पशु है, मानसूनी वनों का विशिष्ट पशु है। तो भारत में आप देख लेंगे हाथी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, थाईलैंड में भी आपको ज़्यादा बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हाथी जो है मानसूनी वनों का क्या है, विशिष्ट पशु है। उत्तर पूर्वी एशिया में जो अपेक्षाकृत अधिक ठंडी जलवायु मिलने के कारण मानसूनी वन जो है शीतोष्ण वनों में क्या है, बदल जाते हैं। एशिया के सुदूर दक्षिणी भाग में विषुवतीय वन मिलते हैं। अब देखिए, अब एशिया के सुदूर दक्षिण यानी कि एक्सट्रीम दक्षिण साउथ में जाएंगे, जब एशिया के दक्षिण में जाएंगे तो वहां पे जलवायु कैसी मिलेगी हमको, विषुवतीय जलवायु मिलेगी। तो वहां पे वन मिलेंगे, कैसे होंगे वो, विषुवतीय वन मिलते हैं। विषुवतीय वन की खास बात क्या होती है, विषुवतीय वन की खास बात ये होती है कि वहां पे जो वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है। ये वन कहाँ मिलेंगे, जो द्वीप समूह होते हैं वहां पाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, मलाया प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। विषुवत वृत्त के निकटवर्ती द्वीप समूहों में ये पाए जाते हैं। तुम इन सघन सदाबहार वनों के विषय में पढ़ चुके हो, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो जो 6 क्लास की 7 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें हमने इसको देख लिया था। अब लंगूर हो गया, बंदर हो गया और अन्य विविध प्रकार के वन्य प्राणी इन वनों में क्या है, मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं जो विषुवतीय वन होते हैं वहाँ के ये रहने वाले प्राणी हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। हमने इसमें पूरा एशिया महाद्वीप को कवर कर लिया, वहाँ की भूमि संसाधन को देख लिया हमने, जलवायु को देख लिया हमने, ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं उनको नोट कर लीजिएगा, और साथ में जो समझाया है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और मैप में देख करके पढ़िएगा तो आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव होगा तो सुझाव दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।